Welcome everyone back to day 2 of my UPSC 2026 revision journey. Today's topic is not just critical for prelims and mains but also highly relevant for answer writing, essay and even GS3, GS4 case studies, and that is poverty. Let's decode the definition, measures, committees and global comparison all in one compact revision. Let's get started. What is poverty? To understand that, World Bank has given definition. What is that? That is deprivation of multiple dimensions of well-being. इसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि हमको बेसिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती हैं, लो लेंस ऑफ हेल्थ और एजुकेशन होती है। तीसरा हो जाता है पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। चौथा है इनएडिक्वेट फिजिकल सिक्योरिटी, लैक ऑफ वॉइस, इनसफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव वंस लाइफ। अब हम ये समझते हैं कि मेजर्स क्या क्या हैं पॉवर्टी के। तो दो मेजर्स हैं, जिसमें कि एक होता है कि पॉवर्टी कितनी है और दूसरा होता है कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कितनी है। हम लोग पॉवर्टी मेजर करने के लिए हेड काउंट रेशियो, जो कि एक क्वांटिफाइबल मेजर्स है, वो लेते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड। और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को चेक करने के लिए हम लोग दो मेजर्स लेते हैं, जिसमें कि एक होता है पॉवर्टी गैप, कि पॉवर्टी लाइन से कौन सा आदमी कितना बिलो है। जैसे एक की कमाई 999, अगर 1000 पॉवर्टी लाइन है, 1000 रुपये पॉवर्टी लाइन है, तो वहाँ पर से 1000 के नीचे अगर कोई 999 कमा रहा है तो उसे 1 रुपये और चाहिए कम, मतलब कि अगर उसकी इनकम 1 रुपये और ज़्यादा हो जाती है तो वो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाएगा। दूसरी चीज़ होती है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। उसमें ये होता है कि हम ये समझते हैं कि वो जो आप स्केप करते हो पॉवर्टी लाइन को, तो उसमें आपकी कितनी एफर्ट्स लगती है, तो वो हम चेक कर लेते हैं स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप से। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ पुअर को चेक करने का एग्जांपल देखेंगे तो वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, जो कि अभी करेंटली न्यूज़ में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स बेसिस पे। और अगर हम पॉवर्टी चेक करें तो वो नेशनल प्रोग्रेस हमारा बताता है, और ये इसकी एग्जांपल हो जाती है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होती है? पॉवर्टी लाइन बास्केट अगर हम ऐसे समझना चाहेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस का कहानी। अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस देखते हैं तो दादा भाई नारोजी थे, जिन्होंने ये कहा था कि पर्सन अनेबल टू अफोर्ड 2 प्रिजन मील्स, अगर इससे भी कम अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप पुअर होते हो। अब हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ कमिटीज़ बनी थी, जैसे कि सबसे पहली कमेटी थी दांदेकर एंड रथ कमेटी, जो 1971 में बनी थी। वो कैलोरी को काउंट करती थी कि तो दांदेकर कमेटी की हम बात करें तो उस टाइम पे फेमाइन था, तो इस वजह से फूड को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया गया था। तो कोई इंसान फूड अफोर्ड कर पाता है नहीं, अगर वो बेसिक फूड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कैलोरी बेस्ड पे था वो, तो उनको पुअर कैटेगराइज किया गया था। फिर आया था वाई के अलग कमेटी, जिन्होंने फूड बास्केट को डिस्क्राइब किया था, मतलब वो भी कैलोरी बेस्ड ही था, बट उन्होंने रूरल अर्बन में सेपरेट कर दिया था। रूरल के लिए था 24,000 कैलोरीज और अर्बन के लिए था 22,000 कैलोरीज। फिर आई थी लकड़े वाला कमेटी 1993, 1991, 1994 तक। उसमें ये था कि उन्होंने फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को भी बेसिक नेसेसिटी वाला जो बास्केट था उसमें इंक्लूड किया था उन्होंने, और उन्होंने एक सेपरेट पॉवर्टी लाइन एट द स्टेट लेवल किया, ना कि रूरल और अर्बन को। फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी आती है 2005 में। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी, इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे उससे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स में आ सकता है। और फिर एक रंगाराजन कमेटी थी, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की थी। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था कभी भी। तो लेट्स डिस्कस सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी, यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी रेडिकल चेंज हुआ था। इसमें जो रिकॉल पीरियड था उसको चेंज किया गया था, मतलब जो हम कर रहे थे यहाँ पे उसका रिकॉल पीरियड जो था वो डिक्रीज़ किया गया था। इन्होंने जो कैलोरी बेस्ड अभी तक चला आ रहा था उसमें से शिफ्ट किया था कंजम्पशन अप्रोच पे। इन्होंने यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट को अक्रॉस रूरल और अर्बन इंडिया में किया था। थर्ड था प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर टू बी फिक्स्ड। चौथा था प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वाइल
एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, नॉर्मेटिव प्लस बिहेवियरल कंपोनेंट्स। नॉर्मेटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे व्हाट शुड बी कंज्यूम्ड, एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज़ एक्चुअली कंज्यूम्ड। तो रिकॉल पीरियड जो था पहले जो थी काफ़ी वैसी थी, लो फ्रीक्वेंट था, लॉन्ग पीरियड पे मतलब हम लोग इसको रिकॉर्ड करते थे। और फिर इनके बाद यहाँ पे रिकॉल पीरियड जो था वो हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, शॉर्ट कर दिया गया, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड किया गया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पे मिली थी इकोनॉमिक्स 2016 में एंगस डेयटन को। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन में 5000 पर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रति महीने को कहा गया था। फिर 2008 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी 32 रुपये प्रति पर्सन कंट्रोवर्सी से। अब एक आता है कि हम पॉवर्टी मेजरमेंट जो करते हैं वो एक नेशनल प्रोग्रेस के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोई भी स्कीम आई तो वो एलोकेट जो होनी चाहिए वो बराबर मतलब बराबर सब में होनी चाहिए जो इसके लिए हकदार है, जो पुअर हैं। तो जो लास्ट हुआ था वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो जो है 2011 में हुआ था, और ये पॉपुलेशन सेंसस से अलग है। दूसरा आ जाता है कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। ये 3 कैटेगरी के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होते हैं। पहले जो कि ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाते हैं पुअर, दूसरे जो कि ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं, और फिर तीसरे होते हैं डिप्राइव्ड। 7 इसमें से कैटेगरी बताई गई है 7 डिप्रावेशन की। और जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है और इसमें कोई अगर फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो ये हम लोग पब्लिक प्लेस पे इसको मतलब वो करते हैं, जैसे कि ग्राम सभा में मतलब कि उनको सामने में लाया जाता है, और ये यहाँ पे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखता है मतलब ये प्रोसेस। तो ये हम मेंस में किसी केस स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम में। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। जैसे ये हो गया अभी तक इंडिया का, अब हम समझेंगे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने पूरे दुनिया में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाई इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़ एंड लो इनकम कंट्रीज़। मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हाई मिडिल इनकम कंट्रीज़ है और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है। लो मिडिल और फिर ये यहाँ पे स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन ईच कंट्री का ये सेट करते कि हाई इनकम कंट्रीज़ का पॉवर्टी लाइन क्या है, मिडिल इनकम जो हाई मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उनकी पॉवर्टी लाइन क्या है, वो वैसे करके सेट होता है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी पे दिखाता है। जैसे इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन पर डे 76.65 रुपीज़ कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो एक्सचेंज रेट अलग होती है कि $1 यहाँ पे एक होता है कि सपोज़ हमारी मतलब पैरिटी कितनी है तो वो अलग होता है, एक्सचेंज रेट अलग होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट। तो जीएनआई पॉपुलेशन मतलब कि पर पर्सन वाला हो जाएगा, जीएनआई पर कैपिटा सेपरेट पॉवर्टी लाइन। 2025 में 2025 में हमने जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो 2021 वाले से अपडेट की थी। जैसे मार्केट एक्सचेंज रेट उस टाइम पे 86.37 था ग्रॉस नेशनल इनकम पर पर्सन। तो अब 2025 में क्या है, हाई इनकम कंट्रीज़ जो है उनका NIA है, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वो $8.30 है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है उनका $4.20 है, लो इनकम कंट्रीज़ जो है उनका $3 है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मिलेनियम एंड सस्टेनेबल गोल्स 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव की गई थी, जिसमें 8 MDGs को इंक्लूड किया गया था, प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, एक्सपायर्ड इन 2015। तो ये मतलब फेल हुआ था ये वाला, तो इसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए ये था। अब उसके बाद दोबारा लॉन्च किया गया था न्यू वाला, जो कि नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए था। न्यू गोल्स वेर सेट 2015 से 30 तक। उसका ये थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। इसको फॉर्मेशन किसने किया था, UN कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +20 में, अग्रीड इन 2015 एट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015 एट न्यूयॉर्क। इसमें 17 ग्लोबल गोल्स दिए गए थे, जिसके अंतर्गत 169 टारगेट्स अंडर दिस गोल्स थे। नंबर 1 है नो पॉवर्टी, नंबर 2 है ज़ीरो हंगर, नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग,
quality education, gender equality, clean water and sanitation. 7th है affordable and clean energy. 8th है decent work and economic growth. 9th है industry, innovation and infrastructure. 10th है reduce inequalities. 11th है sustainable cities and communities. 12th है responsible consumption and production. 13 है climate action. 14th है life below water. 15 है life on land. 16 है peace, justice and strong institution. 17 है partnership for the goals. तो ये सारे गोल्स हैं. इसमें से हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है. जैसे 5th है जेंडर इक्वालिटी. तो जेंडर इक्वालिटी जब भी कोई वुमेन पे क्वेश्चन आता है मेंस में तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये हम और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो 17 गोल्स हैं उसमें से स्पेसिफिकली वुमेन्स पे कौन है, तो ये जेंडर इक्वालिटी का आ जाएगा. फिर एक आ जाती है गुड हेल्थ वेलबींग इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्वालिटी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट बेसिस पे अगर हम देख के चले तो. लाइफ बिलो वाटर इम्पॉर्टेंट है. 14 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ जो 11 गोल है वो इम्पॉर्टेंट है. 10th इम्पॉर्टेंट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़. So okay, let's now jump into these questions. These questions were actually asked in previous UPSC exam. So take a moment, pause the video and go through them carefully. They are a great way to check how well you have understood today's topic. And just quick reminder, poverty isn't just about income, it's about empowerment, access and dignity. In the exam, your ability to connect committees, poverty indices, inequality data and real world outcomes will make your answer stand out. That wraps up day 2 of our revision. And what's powerful topic to cover. Poverty is one of the most frequently asked theme in both prelims and mains. So make sure you revisit it again later too. I really hope this video made the concept clearer and revision a bit easier for you. Drop your views on this. I would love to see how you are doing. And if you are revising with me, don't forget to like, share and subscribe. We are together in this. See you tomorrow for day 3. Thank you.